इमेजिन एक ऐसा डेडली वेपन जो ना ही कोई मिसाइल ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन बल्कि एक कंप्यूटर बॉम्ब एंड इतना डेडली कि एक देश की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म ही कर दे। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे पहले डिजिटल वेपन स्टक्सनेट की, जिसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म ही कर दिया था। साल 2003 ईरान अनाउंस करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें वो बनाने जा रहा था अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स। एंड ये अनाउंसमेंट के बाद ही मिडिल ईस्ट की आसपास की सभी कंट्रीज में काफी ज्यादा टेंस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। स्पेशली यूएसए सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आने का मतलब था बाकी सारी कंट्रीज भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगी। एंड सिंस मिडिल ईस्ट पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रीजन है, तो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन आने का मतलब था कि एक डेंजर जोन क्रिएट कर देना। एंड इसका एक रीजन ये भी था कि यूएसए के ऊपर इजराइल का काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि इजराइल ना ही केवल अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बट काफी ज्यादा क्लोज्ड एलाई। एंड इजराइल कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में कभी भी न्यूक्लियर वेपन आए, क्योंकि एक कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन आने का मतलब है इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. लेकिन ईरान के लिए ये न्यूक्लियर वेपन उसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन था, बिकॉज ईरान की हिस्ट्री रही है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में रहने की। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज एंड सबसे स्पेशली यूरेनियम। एंड कुछ कंट्रीज ये सब अचीव करने में सक्सेसफुल हुई थी, जिनमें से एक कंट्री थी पाकिस्तान। पाकिस्तान आता है ईरान की हेल्प करने के लिए, एंड जैसे ही ईरान की हेल्प करता है पाकिस्तान, ईरान अपनी नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी डिप्लॉय करता है। वहां पे वेपन ग्रेड यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस को लाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, एंड ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो जाता है। ईरान के एलाइज के रिक्वेस्ट करने के बाद भी ईरान जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप नहीं करता है, तो 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक ओनली ऑप्शन प्रपोज किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि ईरान के ऊपर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बॉम्बर से बॉम्बिंग करा के वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरीके से तबाह कर दी जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड वॉर 3 तक को स्टार्ट कर सकते थे, एंड इवन मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से हमेशा के लिए डिस्टेबलाइज कर सकते थे। सो इस प्रपोजल को सीरियस कंसीडर करके जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रिजेक्ट कर दिया। अब एक सीक्रेट लोकेशन पे एक मलिशियस प्रोग्राम से रिलेटेड मीटिंग स्टार्ट होती है, और इस प्रोग्राम के इंचार्ज अपॉइंट किए जाते हैं कीथ अलेक्जेंडर। ये और कोई नहीं एनएसए के सबसे पहले डायरेक्टर थे, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी का था। अब एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। एंड ये जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट होता है यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एंड इजराइल की यूनिट 8200 के साथ, जिसमें दोनों ही कंट्रीज के एलीट हैकर्स एक मैलिशियस प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। इस ऑपरेशन की सबसे पहली सक्सेस मिलती है जब एनएसए सीज करती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स जो लीबिया के रास्ते ईरान को स्मगल किए जा रहे थे। सीज करने के बाद इन इक्विपमेंट्स को यूएसए लेके जाया जाता है फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद इसका रेप्लिका क्रिएट करके इसके ऊपर वो सारे साइबर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं जो कि आगे जाके नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में एग्जीक्यूट होने वाले थे। अब 2008 में ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स को अप्रूवल मिलने के बाद इसके ऊपर इतना डेडिकेटेड वर्क स्टार्ट होता है कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $2 बिलियन तक थी। इस मैलिशियस कोड में 4 जीरो डे वल्नरेबिलिटीज लोडेड थी, जबकि एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी को भी फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एंड बग बाउंटी मार्केट में एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी की प्राइस मनी $20 मिलियन तक जा सकती है, जो आपको भी चाहिए होंगी एज अ हैकर। सो वी हैव अ बग बाउंटी कोर्स ऑन vulntech.com, जो आपको भी एक बग बाउंटी हंटर बना देगा, एंड आपको भी ऐसी $1 मिलियन बाउंटीज मिल सकती हैं। सो एनरोल नाउ इन बग बाउंटी कोर्स ऑन vulntech। अब स्टक्सनेट कंप्यूटर वॉर्म बन के तो रेडी था, और इसको इतना स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया था कि एक बार ये अपने टारगेट तक पहुंच जाए तो ये हर एक चीज
सिस्टम की कंट्रोल कर सकता है। इसका टारगेट था विंडोज़ का साइमन स्टेप 7 PLC कंट्रोलर, जो कि हर एक चीज़ कंट्रोल करता था, चाहे वो लॉग्स हो, मॉनिटरिंग हो एंड या उन सेंट्रीफ्यूजेस को जो न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए यूज होती थी। एंड जब तक स्टक्सनेट अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता, ये साइलेंटली हर एक चीज रिकॉर्ड करता रहता, चाहे वो लॉग्स हो या मॉनिटरिंग। एंड एक बार अटैक स्टार्ट होगा तो ये उसी रेप्लिकेटेड डेटा को स्क्रीन पे शो करेगा जो इसने पिछले काफी दिनों तक रिकॉर्ड की हो, ताकि भले ही न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तबाह हो जाए, स्क्रीन्स पे यही दिखेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टक्सनेट को नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुँचाने का, क्योंकि एक ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ना ही केवल एक सुनसान डेजर्ट में लोकेटेड है, बल्कि कंक्रीट लेयर से प्रोटेक्टेड एंड एयर गैप्ड है। एयर गैप का मतलब एक ऐसी लोकेशन जो बाहर के नेटवर्क से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है एंड इसके कंप्यूटर्स ऐसे कॉन्फ़िगर्ड हैं कि अंदर ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि स्टक्सनेट को फिजिकली ही न्यूक्लियर फैसिलिटी में पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे एंट्री होती है 36 साल के एरिक वैन सेबेन की, जो कि एक दुबई बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज अ इंजीनियर जॉब कर रहा होता है। ये वही कंपनी है जो ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में वाटर पंप स्मगल करती है। अब ये नॉर्मल से दिखने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि डच इंटेलिजेंस का एक स्पाई होता है, जिसको यूएसए एंड इजराइल ये काम सौंपते हैं स्टक्सनेट को वाटर प्लांट में इन्फेक्ट करके उस फैसिलिटी तक पहुंचाने का। सारी प्लानिंग के बाद एरिक जाता है ईरान, अपनी ईरानियन वाइफ की फैमिली के पास। एक्सक्यूज तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, बट असली मकसद उसका उस न्यूक्लियर प्लांट में वो स्टक्सनेट डिलीवर करना था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली का कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड और एंजाइटी से भरा हुआ दिख रहा था। नातांज में मैलवेयर डिलीवर करने के ठीक 2 हफ्ते बाद जब एरिक शारजा में अपनी बाइक से अपने घर वापस जा रहा था, तो उसका एक रोड एक्सीडेंट में गर्दन टूटने की वजह से मौत हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट दिख रहा था। बट कुछ एनोनिमस सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। एंड इवन डच इंटेलिजेंस ने भी बाद में आके ये कहा कि एरिक वैन सेबेन को यूएसए एंड इजराइल के थ्रू यूज किया गया था। इन सब चीजों के होने के बाद भी स्टक्सनेट को अपना टारगेट मिल जाता है एंड वो उन सेंट्रीफ्यूजेस को अनकंट्रोलेबल स्पीड पे रोटेट करने लगता है। उनका आरपीएम इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि स्टक्सनेट जैसी कोई मैलवेयर वहाँ के सिस्टम में अवेलेबल है, अनलेस अनटिल एक बेलारूस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी को उनके ईरानियन क्लाइंट की एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें यह स्टेटेड था कि उनके विंडोज सिस्टम अनएक्सपेक्टेडली शट डाउन हो जा रहे हैं एंड रीबूट हो रहे हैं। जब उस साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने उन सिस्टम्स को टेस्ट किया तो उन्हें पता चलता है कि ये सिस्टम्स एक मैलवेयर से इन्फेक्टेड है, एक कंप्यूटर वॉर्म से इन्फेक्टेड है, जो कि यूएसबी के थ्रू स्प्रेड हुई थी। इसका मतलब ये है कि एरिक ने जो स्टक्सनेट का वर्जन नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में पहुंचाया था, वो सिर्फ एक पार्ट था उस कंप्यूटर वॉर्म का, और भी कई सारे वर्जन्स उसके डिप्लॉय किए गए थे। अब ये नहीं पता कि वो यूएसबी स्टिक कहाँ से आई और किसने पहुंचाई, लेकिन उसमें भी सेम मैलिशियस कोड था जो कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में पहुंचाया गया था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि इसके अंदर जो डिजिटली साइंड रूट किट मिली थी, वो 2 सर्टिफिकेट्स कैरी करती थी जो बिलोंग करते थे 2 ताइवान बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो कि थी जे माइक्रोन एंड रियलटेक। अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग तो ये कहा जाता है कि ये सर्टिफिकेट्स चुराए गए थे, बट हु नोज इन रियलिटी ये कहाँ से आए, कैसे आए, या फिर ये सच में स्टोलन थे भी कि नहीं। और इस तरह देखा गया दुनिया का सबसे पहला डिजिटल न्यूक्लियर स्ट्राइक, जो ना ही किसी न्यूक्लियर वेपन, ना ही किसी ब्लास्ट, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से किया गया। एंड इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर के नेशन से समझ गए कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर गन्स एंड बुलेट से नहीं, हैकर्स एंड कंप्यूटर्स के थ्रू लड़ी जाएगी। स्टक्सनेट ने एक ऐसा डोर ओपन कर दिया जहां से अब हर एक नेशन अपना एक डिजिटल आर्सनल, अपनी एक हैकर्स की आर्मी क्रिएट कर रहा है। एंड सिर्फ हैकिंग फील्ड में ही 3.5 मिलियन जॉब्स
अभी भी वेकेंट पड़ी हैं। एंड सिंस इंडिया में 83% इंजीनियर्स स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं, so you can secure your career with Volantech and become ethical hacker by enrolling in ethical hacking courses on Volantech.